नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है और बीजेपी को उसी के गढ़ में मात देने की रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी के कब्जे वाले संसदीय क्षेत्रों पर समाजवादी पार्टी की नजर है और सपा संसदीय क्षेत्रों के लिए तैयार कर रही है रणनीति। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के सांसदों की सूची तैयार की है और अपने संसदीय क्षेत्र में प्रभावशाली नहीं रहे बीजेपी सांसद, सपा विधायक मंडल जिला अध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी गई है और अखिलेश जनता के सामने रखेंगे सांसदों का रिपोर्ट कार्ड। तो अपने संसदीय क्षेत्र में प्रभावशाली नहीं रहे बीजेपी सांसद, समाजवादी पार्टी ने विधायक मंडल जिला अध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी है और अखिलेश जनता के सामने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। तो बीजेपी को उसी के गढ़ में मात देने की रणनीति बनाई जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अभी एक्टिव दिखाई दे रही है। समीक्षाएं की जा रही हैं, सम्मेलन किए जा रहे हैं, शिविर किए जा रहे हैं और मंथन किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है, टारगेट सेट किए जा रहे हैं। तो बीजेपी सांसदों की एक सूची तैयार की है और अपने संसदीय क्षेत्र में प्रभावशाली नहीं रहे बीजेपी सांसद, ये उन्होंने कहा। और समाजवादी पार्टी ने विधायक मंडल जिलाध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी है और अखिलेश जनता के सामने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। और संदीप मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव लोकसभा चुनाव से पहले दिखाई दे रही है। बीजेपी को जो कमियां हैं सांसदों की, वो किस तरह उजागर करने की तैयारी की जा रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे उत्तर आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी एक तैयारी करती नजर आ रही है। यानी कि साफ है कि समाजवादी पार्टी ने उन क्षेत्र के प्रभावशाली जो नेता है, उन जो बीजेपी के सांसद है, उनसे जो है जिस तरीके से प्रभावशाली देखा गया है, उनकी वहां की रिपोर्ट कार्ड जिलाध्यक्षों से मांगी है। यानी कि साफ है कि अपने मंडलों के स्तर पे उन्होंने रिपोर्ट कार्ड जो है मांगी है अखिलेश यादव ने, और उससे साफ तौर पर जाहिर होगा कि आने वाले समय में कैसी तैयारियां करनी है, लोकसभा की तैयारियों को कैसे आगे करना है, उन सारी चीजों को लेकर के रिपोर्ट कार्ड तैयार की जा रही है। यानी कि साफ है कि रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जो ही जनता तक पहुंचाने की बात रखी जाएगी। यानी कि साफ है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की जिस तरीके से तैयारियां पार्टी कर रही है, उसी कड़ी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी भी जो है तैयारियां करती नजर आ रही है। यानी कि साफ है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से तैयारियां शुरू की हैं और इन तैयारियों को लेकर के लगातार जो है अपने सांसदों से सूची मांगी गई है और जो उनके कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, या उनसे जो है पूरी तरीके से रिपोर्ट कार्ड मांगने की बात कही गई है। तो जिस तरीके से रिपोर्ट कार्ड की अगर बात की जाए तो जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट कार्ड की तैयारियों को लेकर के आखिर क्या क्या कमियां हैं और कैसे उनके गढ़ को सेंध में लगाएंगे, उस सेंध को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से देखी जा रही हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। संदीप, फिलहाल शुक्रिया। तो लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है और बीजेपी को उसी के गढ़ में मात देने की तैयारी की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी के कब्जे वाले संसदीय क्षेत्रों पर समाजवादी पार्टी की नजर है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां निर्माण निगम के कारनामों का खुलासा हुआ है और विजिलेंस की जांच में सामने आया कारनामा। निर्माण निगम ने बिना टेंडर कराए थे काम। पीजीआई, केजीएमयू में कई बड़े निर्माण कार्य कराए गए। निर्माण कार्यों में बढ़ती गई थी भारी अनियमितता, इसमें बढ़ती गई थी और एसजीपीआईएमएस में हुए निर्माण में अनियमितता पाई गई। बिना टेंडर ही निर्माण कार्य कराए गए। तो निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता बरती गई और संदीप इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, बिना टेंडर के ही यहां पे निर्माण कार्य कराए गए, बड़ी लापरवाही, बड़ी अनियमितता यहां पे आई सामने।
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर बात करें पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं ने जिस तरीके से काम किया था और लगातार जो वो बैकडोर से पेमेंट किया था, यानी कि 2012 में लोकायुक्त में इसमें एक शिकायत दी गई थी, जिसमें विजिलेंस की जांच में सिफारिश की गई थी। यानी कि लोक निर्माण विभाग के जो कारनामे थे वो खुल करके सामने आए थे। यानी कि बिना किसी अनियमितता के, बिना किसी शिकायत के उसको लेकर के टेंडर पास कर दिया गया था। यानी कि जब अगर आपको टेंडर अगर निकालना होता है, तो सबसे पहले आप अपने न्यूज़पेपरों में उस टेंडर को प्रकाशित करते हैं, लेकिन ऐसा ना करके पीछे से बैकडोर से केवल आपने जो है केवल उस काम की जो है पैसे की जो बंदरबाट कर दिया गया। यानी कि ये काम जो हुए थे वो पीजीआई और केजीएमयू में निर्माण कार्य हुए थे। उन निर्माण कार्यों को लेकर के बड़े कार्य किए जा रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं इसमें पूरा खेल खेला गया है, अनियमितताएं हुई हैं और ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए या अपना पॉकेट भरने के लिए इन कार्यों को किया गया है। यानी कि ना कोई टेंडर निकाला गया, ना कोई निर्माण कार्य कराया गया और बिना उसके कराए ही भुगतान कर दिया गया। यानी साफ है कि जो ऑर्डर जारी किया जाता है उसको लेकर के पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है। जब इसमें खुलासा हुआ तो विजिलेंस की टीम ने साफ तौर पे इसमें चीजें निकल के सामने आती हैं। जी, बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है जहां परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और आलमबाग बस अड्डे से 10 नई अतिरिक्त बसें चलेंगी। इसमें गोरखपुर, कौशाम्बी, आगरा, आजमगढ़ के लिए ये बसें चलेंगी। चारों शहरों के लिए 10 नई साधारण बसें चलाई जाएंगी। गोरखपुर के लिए 6, कौशाम्बी के लिए 2, जबकि आगरा और आजमगढ़ के लिए एक नई बस चलेगी। तो सरकार की ये कोशिश रही है कि कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, फिर चाहे सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, मेट्रो मार्ग हो। कोशिश ये कि केंद्र के सहयोग से इसे बेहतर किया जाए, फिर चाहे बसों की सौगात की बात हो। इससे पहले भी कई जगह नई बसें दी गई कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो और यात्रा को सुगम बनाया जा सके। तो परिवहन विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो लखनऊ से लुधियाना और बनारस की ट्रेन रद्द हो चुकी है। 11 जून से लुधियाना बनारस की 17 ट्रेनें रद्द हैं। गाजीपुर सिटी ताड़ीघाट के बीच बिछ रही नई लाइन और 11 से 20 जून तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा, इसलिए इन्हें रद्द किया गया है। तो गाजीपुर सिटी ताड़ीघाट के बीच नई लाइन बिछ रही है और 11 से 20 जून तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। तो लखनऊ से लुधियाना और बनारस की ट्रेन रद्द हुई है। और प्रचंड गर्मी से आपने कई बार अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपने घर में महसूस किया होगा कि अचानक बिजली चली जाती है या फिर वोल्टेज इतनी कम हो जाती है कि ना कूलर चल पाता है ना ही एसी। आप परेशान होते हैं। इसका इलाज योगी राज में कैसे किया जा रहा है? ड्रोन से बिजली चुराने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कटियाबाज, जिस पर पिक्चर तक बन चुकी है। कटियाबाजी एक कला है जिसमें कटियाबाज को पता रहता है कि किस फेज में तार जोड़कर अपने घर बिजली चुराकर लगानी है। आज हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कटियाबाजी के कलाकारों के कारनामे और उन्हें कैसे पकड़ रहे हैं बिजली विभाग के कर्मचारी। सफेद चप्पल, सफेद पायजामा और छेददार सफेद बनियान पहने ये छत पर लेटकर सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे हैं। ये चुपचाप लेटकर उस तार को बिजली के खंभे से खींचकर निकाल रहे हैं। इसके जरिए ये कटिया डालकर बिजली चुरा रहे हैं। अब तार इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि नीचे बिजली विभाग वाले आ चुके हैं। लेकिन यूपी के लखनऊ में इन कटियाबाज को अंदेशा नहीं था कि इस बार बिजली विभाग वाले कटियाबाजों पर आसमान से निगाह रखे हैं। ड्रोन से निगरानी हो रही है कि कौन कौन कटिया लगा रहे हैं। कहानी समझने में रत्ती भर भी दिक्कत ना हो, इसलिए 2 तस्वीरों को एक साथ देखकर जानिए। ऊपर की इस तस्वीर में देखिए, बाईं तरफ बिजली विभाग का ड्रोन दिखा रहा है कि नीचे सड़क पर जिस घर के बाहर कटियाबाजी करके बिजली चुराने वालों को पकड़ने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी खड़े हैं, तो दाईं तरफ की तस्वीर में देखिए उसी घर की छत पर चुपचाप ये जनाब लेटकर कटिया वाला तार निकालने में जुटे हुए हैं। मगर सब कुछ बिजली विभाग के ड्रोन कैमरे में कैद हो गया। दरअसल यूपी हो या कोई और प्रदेश, कटियाबाज हर जगह पाए जाते हैं।
बिजली विभाग के छापे से पहले कटिया हटाकर ईमानदार बन जाते हैं। उन्हीं को रंगे हाथ पकड़ने के लिए पहले रात में चेतावनी दी गई। फिर भी जब काम नहीं बना तो अगले दिन पुलिस की टीम के साथ बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ड्रोन उड़ाकर ये कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पास बचने की गुंजाइश न रहे। बिजली विभाग के कर्मचारी ने बताया कि सब स्टेशन पर मीटर लगे हैं। मान लीजिए कि वहां से X यूनिट बिजली भेजी गई और बिलिंग Y यूनिट की हुई, तो दोनों को घटाने पर जो अंतर आ रहा है वही बिजली की चोरी है। जिन इलाकों में इसका अंतर ज्यादा आता है वहां अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है। आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल हजारों करोड़ रुपए की बिजली तो सिर्फ ऐसे कटियाबाज ही प्रदेश और देश में खा जाते हैं, मगर अब उन्हें पकड़ने के लिए बिजली विभाग ड्रोन उड़ाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर लखनऊ से है, जहां योग दिवस पे बीजेपी का कार्यक्रम है और डबल इंजन के फायदे यानी सरकार के जो फायदे हैं वो भारतीय जनता पार्टी यहां बताएगी। 15 से 21 जून तक प्रदेश में योग सप्ताह बनेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि 58,000 ग्राम पंचायतों में योगाभ्यास होगा। 762 नगरीय निकायों में भी योगाभ्यास होगा। तो 15 से 21 जून तक प्रदेश में योग सप्ताह बनेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दिए हैं। और मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, चूंकि योग दिवस को लेकर कई तरह की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस योग सप्ताह के भीतर भी डबल इंजन की सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो बीजेपी गिनवाएगी। निश्चित तौर से राज्य महासंपर्क अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 9 साल के सफल कार्यकाल को लेकर जो महाअभियान अभियान चल रहा है, उसके तहत ही योग दिवस मनाने की कवायद की जा रही है। 21 जून को योग दिवस होता है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है, जिसकी हमने देखा था किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक उसको विश्व पटल पे जगह दी थी। उसी को लेकर अब एक योग सप्ताह मनाया जाएगा, जो कि 15 से 21 जून तक मनाया जाएगा, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए है कि ये सभी प्रमुख जो स्थल हैं, पर्यटन स्थल हो, चाहे ऐतिहासिक महत्व वाले स्थल हो, चाहे प्रमुख नदियां हो, चाहे पोखर हो जिनकी ऐतिहासिक महत्व हो, उनके किनारे योगाभ्यास किया जाए। साथ ही साथ ऐसे इन्फ्लुएंसर और ऐसे सेलिब्रिटीज को जोड़ा जाए जो कि योग के लिए प्रेरित करते हों। साथ ही साथ उन योग सप्ताह में घर घर जाकर जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी या नेता है, वो डबल इंजन यानी कि मोदी योगी सरकार की जो योजनाएं थी या फिर कहे जो लाभार्थी है उससे मिलके अपनी जो काम है उनको गिनाने की कोशिश की जाएगी। पूरे एक तरीके से आप मानते रहे कि प्रदेश की सरकार, संघ और सरकार तीनों लोग लगातार मिशन 2024 में है। 80 में 80 का वादा किया गया है, उसको पूरा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूपेन्द्र चौधरी के साथ लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में माना जा रहा है कि जो योग दिवस मनाया जा रहा है, योग सप्ताह के रूप में इसको मनाया जाएगा और इसके साथ ही डबल इंजन की सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं उसको बताया गया है, उसको प्रमुखता से बताने का भी काम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी योग अभ्यास सप्ताह के भीतर भी सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएगी और 15 से 21 जून तक योग सप्ताह रहेगा और इसको खास बनाने की तैयारी की जा रही है। कानपुर के गोविंद नगर लेबर कॉलोनी निवासी मर्चेंट नेवी में तैनात रोशन अरोड़ा 9 महीने बाद अपनी वतन वापसी उन्होंने की और रोशन को सही सलामत वापस लौटने पे परिवार में खुशी है। नाइजीरिया नेवी से मुक्त होकर घर लौटे क्रू मेंबर रोशन अरोड़ा ने कहा कि मोदी है तो सब मुमकिन है। पिछले कई सालों से ये नारा तो आपने जरूर सुने होंगे, मोदी है तो मुमकिन है। बता दें कि ये नारा अब केवल नारा नहीं रहा, ये नारा अब मील का पत्थर साबित हुआ है और इस बात की गवाही दे रहे हैं खुद कानपुर के गोविंद नगर लेबर कॉलोनी के रहने वाले रोशन अरोड़ा। बता दें कि मर्चेंट नेवी में तैनात रोशन अरोड़ा की 9 महीने बाद वतन वापसी है। उन्हें और उनके 25 साथियों को भारत सरकार ने नाइजीरिया के नेवी से मुक्त कराया है। नाइजीरिया की नेवी से मुक्त होने के बाद जब रोशन घर पहुंचा तो लगभग 1 साल बाद अपने घर पहुंचकर मां के गले लगकर रो पड़े। माता पिता और बहन की भी आंखों में आंसू छलक पड़े। घर वालों के साथ साथ मोहल्ले के लोगों ने ढोल नगाड़े और पटाखे बजाकर रोशन का स्वागत किया।
रोशन के सकुशल घर पहुंचने के बाद रोशन और उनकी फैमिली ने मोदी सरकार का आभार जताते हुए धन्यवाद कहा। बहुत डरावना माहौल था, शुरू में हम लोग बहुत डरे हुए थे और उसके बाद हर चीज़ फिर चालू हुई, फिर गवर्नमेंट ने भी इंटरफेयर करना शुरू किया। उसके बाद से हर चीज़ धीरे धीरे नीचे आने लगी और उसके बाद फाइनली हम आज रिलीज हो गए, मतलब 28 मई को हम रिलीज हो गए। क्या माना जाए, मोदी है तो मुमकिन है कि नहीं? मोदी हैं तो ऑलवेज मुमकिन है। 12 अगस्त को OSM शिप मैनेजमेंट कंपनी में असिस्टेंट ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। वो एक शिप लेकर 26 क्रू मेंबर के साथ नाइजीरिया के बोनीपोर्ट गए थे। वहां पर नाइजीरिया नेवी ने यह कहकर शिप को वहां पर रोक लिया कि आप लोग यहां पर तेल चोरी करने के लिए आए हो, जबकि यह लोग वहां पर तेल लेने गए थे, मगर तेल न मिलने के कारण वेटिंग में खड़े हो गए। हम लोग सब वापस आ गए, हम लोग 26 लोग थे और सबके सब वापस आ गए। एक वीडियो में आपको बंदूक की नोक पर ले जाने वाली बात आपने कही थी, तो वो किस वक्त हुआ था और किस तरीके का वो जब हम लोग बाहर के पानी में थे, इंटरनेशनल वाटर्स में थे, तो एक देश की नेवी ने दिन के समय पे आके हमें जब हमारे पास आए थे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उन्होंने हमें इक्वाटोरियल गिनिया ले जाना चाहा। उसके बाद वो हमारे पीछे आ गए थे और गन्स हमारे तरफ। इसके साथ ही रोशन ने बताया कि शिप को जब नाइजीरिया नेवी ने पकड़ा तो उन्होंने पहले तो वहां से जाने की इजाजत दे दी, मगर आगे बढ़ते ही गिनी देश के लोगों ने फिर से उन्हें पकड़ लिया और उन्होंने पूरे 3 महीने तक बेटे को वहां रखा। गिनी देश के लोगों का ये आरोप था कि इंडिया मर्चेंट नेवी ने हमारे देश के नियमों को फॉलो नहीं किया है। इस पर गिनी देश ने भारी भरकम जुर्माना लगाया। जब OSM शिप कंपनी ने सारा भुगतान गिनी देश को कर दिया तो गिनी ने फिर से नाइजीरिया देश के हवाले शिप को कर दिया। इसके बाद नवंबर 2022 से मई 2023 तक कंपनी का नाइजीरिया के कब्जे में रहा। OSM कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक शिप को 2 जुलाई को रिलीज कर दिया गया, जो शनिवार को भारत पहुंच गया। मैं आज मेरी जिंदगी में सबसे खुशी वाला दिन है और मैं इन सब चीज़ों का श्रेय भारत सरकार को देना चाहूँगा। सबसे पहले जिन्होंने विदेश में फंसे हमारे लोगों को वापस बुलाया, उसके बाद मैं श्रेय देना चाहूँगा अपनी कंपनी को जिसने बहुत दिन रात मेहनत करी। उसके बाद मैं श्रेय देना चाहूँगा सुरेंद्र मैथानी जी का एंड महेश त्रिवेदी जी का, सुनील नारंग जी का एंड नवीन पंडित जी का, जिन्होंने रात दिन एक करके सरकार को मनाने में हमारी सहायता करी। रोशन अरोड़ा ने बताया कि बीते 10 महीने मेरी जिंदगी के सबसे खराब दिन थे। एक एक दिन घुट घुट कर जी रहे थे। हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। हमें शुरुआती दिनों में गन पॉइंट्स पर रखा गया था। कई दिनों तक कमरे में ही बंद रहते थे, लेकिन जब से भारतीय दूतावास के संपर्क में आए तो हमें सहूलियतें मिलने लगी। उन्होंने बताया कि मैं दोबारा फिर से नौकरी पर जाऊंगा। रोशन के घर वापसी पर मां सीमा अरोड़ा और बहन कोमल अरोड़ा के खुशी के आंसू झलक पड़े। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि काफी दिनों से भाई से बातचीत नहीं हुई थी, मन बहुत उदास रहता था, लेकिन आज साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। उस समय तो ऐसा लगा था कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, पर आज हमारी सरकार ने और हमारे कानपुर शहर के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। पल पल और घड़ी घड़ी हमको फोन करके भी पूछते रहे, हमारी हेल्प करते रहे। उन्हीं की हेल्प से आज मेरा भाई वापस आ पाया। बहुत खुशी है। मोदी सरकार और शहर के जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इन सभी के सहयोग से आज बेटा वतन वापसी कर पाया। मैंने सभी को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई थी। इन सभी ने मेरी मदद की और बेटा वापस आ गया है। आज हमारा भाई परिवार का सदस्य राकेश अरोड़ा जैसे हम लोगों के बीच में आज उपस्थित हुआ है, तो आपने देखा होगा विदेश जब गए हुए थे तो जिस बंदे ने प्रणाम किया था मोदी जी को, तो उसी ने इनको यहाँ तक भेजने का काम किया। तो प्रधानमंत्री के और निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी हम लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मुमकिन ना हो। रोशन की सकुशल घर वापसी पर बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कानपुर की जनता और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया।
हाँ देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि रोशन का हिम्मत इसने बहुत बना कर रखी। मुझे याद है जब इसके पिता राकेश जी हमारे पास आए थे और हम लोग सुनील जी और सब लोग विधायक जी भी थे, जब डीएम साहब के पास गए तो तुरंत डीएम से संज्ञान लेवाया और इससे मेरी मोबाइल पर भी व्हाट्सएप कॉल पे बात हुई। मैंने देखा तो वास्तव में बहुत डरा था, मैंने बड़ा हौसला इसको दिया। हमने कहा बिल्कुल चिंता ना करो, हम लोग सब जुटे हैं। फिर मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में बात करी, विदेश मंत्री जी से बात करी और यहाँ से संबंधित कागजों को भेजा। डीएम से तुरंत डीएम को इन्वॉल्व कराया, डीएम स्वयं इन्वॉल्व हुए और हम लोगों ने इस गतिविधि को बड़ी तेजी से और उसका फॉलोअप भी किया, लगातार फॉलोअप भी किया। लेकिन जो टेक्निकल कुछ दिक्कतें थी, विदेश मंत्रालय के द्वारा हम लोगों को लगातार बताया जा रहा था कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है इसको हम जल्दी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो जो इनकी कंपनी के यहाँ पर लोग थे उनसे हम लोगों की बात हुई, उन्होंने भी इसमें इन्वॉल्व होने की और जल्दी इसको सॉर्ट आउट कराने की बात की। हम लोग लगातार उन पर प्रेशर बना रहे थे। ये लोग बड़ी दहशत में थे। जब मैं देख रहा था तो ये बता रहा था, ये कह रहा था शायद मेरी अब वापसी नहीं होगी, मतलब रो रहा था बहुत। हम लोगों को दिल दहल गया इसकी बात को सुन करके और उतनी ही तेजी के साथ हम लोगों ने इसकी पैरवी करी और मुझे बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं मैं पूरे कानपुर की 55 लाख जनता की तरफ से कि हमारे रोशन को यहाँ पर ला करके और मोदी जी ने एक बड़ा युग पुरुष का काम किया है। रोशन के घर पहुंचने के बाद उनके मोहल्ले में खुशी की रोशनी फैली हुई है। हर किसी के मुंह से सुना जा रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। कानपुर से रामजी शर्मा की रिपोर्ट। तो एक तरफ तो योगी सरकार भूमाफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई कर उनकी कमर तोड़ रही है, दूसरी तरफ प्रशासन सरकार के इस मुहिम को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जी हां, रायबरेली से एक खबर ऐसी ही सामने आई जहां प्रशासन की कार्रवाई पे सवाल उठने लगे हैं। सेना में तैनात एक जवान ने तहसील प्रशासन पे गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। यह पूरा मामला सदर तहसील क्षेत्र के खनुआ गांव का है, जहां सेना के जवान सौरभ त्रिपाठी के मकान को अवैध कब्जा बताते हुए जमींदोज कर दिया गया। इसे लेकर सेना के जवान ने तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वो अपनी बेनामे की जमीन पर निर्माण कर रहे थे, लेकिन रिश्वतखोरी के चलते उनके निर्माण को ढहा दिया गया। बता दें कि इस मामले में लेखपाल ने भी शहर कोतवाली में सेना के जवान के भाई समेत 2 अज्ञात पे गंभीर धाराओं में मारपीट और जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया है। इस मुकदमे को लेकर भी जवान ने लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाए। मेरा मकान है, मैं अपने मकान पर मई माह में अपना काम शुरू कराया था, जिसमें जो है तालाब इससे 2 हाथ छोड़ करके है। मेरे मकान की जो है सिर्फ मैंने उसमें बाउंड्री करवाई थी, बाउंड्री करा करके मिट्टी भराई थी। मिट्टी भराने के तत्पश्चात जो है लेखपाल जी आए 1-1.5 हफ्ते बाद और उन्होंने जो है काम को रोकने के लिए बोला और घर के कागज़ मांगे। जब घर के कागज़ मांगे तो मैंने उनको कागज़ दिखाए। कागज़ दिखाने के बाद वो जो है संतुष्ट होकर के चले गए, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने अपना निर्माण कार्य जारी रखा। जारी रखते हुए मैंने अपनी छुट्टियां 28 मई तक कंप्लीट करी। 28 मई के पूरा होने के तत्पश्चात मैं 29 तारीख को अपने एयरफोर्स स्टेशन गाज़ियाबाद चला गया। वहां जाने के 4 दिन बाद ही जो है लेखपाल जी यहां आकर के जो है मेरे पिता को धमकी देने लग गए कि आप अवैध निर्माण कर रहे हैं, आपका आधा घर तालाब में है, आधा घर खाद के गड्ढे में है। और ऐसा कहते हुए वो धमकाते हुए चले गए कि मैं आपका पूरा मकान गिरवा दूंगा और नहीं तो आप मुझे 50,000 रुपये की जो है राशि दे दीजिए। अगर आप हमें 50,000 दे देते हैं तो मैं आपका आगे से लेके पीछे तक पूरा बनवा दूंगा, जिसमें नायब तहसीलदार का भी हिस्सा है। ये कहते हुए वो यहाँ से चले गए। उसके बाद जो है वो जब चले गए फिर उसके 2 दिन बाद यहाँ पे मिट्टी का कार्य होना था, मिट्टी पड़नी थी, पर उन्होंने सभी को फ़ोन करके बोल दिया कि कोई भी इनके घर पर मिट्टी नहीं डालेगा, कोई काम नहीं। कल एक लेखपाल के द्वारा जो जनपद रायबरेली में तैनात हैं उनके द्वारा थाना कोतवाली में प्रस्तुत होकर के एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके साथ मारपीट की गई है। उनकी इस दरखास्त पे सुसंगत धारा में मुकदमा कायम कर लिया गया है। प्रकरण की जांच के उपरांत जो अभियुक्तगण हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं और जांच उपरांत इसमें जो भी समुचित कार्रवाई है वो कर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के।